हेलो फ्रेंड्स, केमिस्ट्री क्लास 12th लेसन 2 सॉल्यूशन विलियन में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले के वीडियो में हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, जो अणुसंख्यक गुणधर्म, वे गुणधर्म विलियन के जो कि उसमें उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। और वो चार मुख्य रूप से गुणधर्म हैं: वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और ऑस्मोटिक प्रेशर, जो हमने लास्ट पढ़ा, परासरण दाब। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, अणुसंख्यक गुणधर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस अपन ने अभी नहीं किए हैं, केवल थ्योरीज किए। तो आज हम एक और थ्योरी देखेंगे और इसके बाद हम इनसे सभी से रिलेटेड क्वेश्चन सारे करेंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे असामान्य मोलर मास या असामान्य अणुभार और वान हाफ गुणांक। ये दो हमारे टॉपिक आज के मेन रहेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं आज का मुख्य टॉपिक, असामान्य मोलर द्रव्यमान यानी एबनॉर्मल मोलर मास या असामान्य अणुभार क्या होता है ना। तो ये टॉपिक देख करके आपको ये भी पता लगेगा कि अभी तक अपन ने इसके क्वेश्चंस क्यों नहीं किए, क्योंकि ये टॉपिक आना बाकी था। इस टॉपिक के बाद हम अणुसंख्यक गुणधर्म से रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। तो अणुसंख्यक गुणधर्म जितने भी हमने देखे, उन सब में देखा कि चाहे क्वथनांक में उन्नयन हो, वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन हो, परासरण दाब हो या हिमांक में अवनमन हो, ये जितने भी अपनी प्रॉपर्टीज़ थी सॉल्यूशन की, वो सारी मोलर मास पर डिपेंड करती हैं, है ना। मोलर द्रव्यमान पर निर्भर करती है। और आपने देखा होगा, मोलर द्रव्यमान हमेशा इनके व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप देखना, हर सूत्र के अंदर मोलर मास इनके व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस तरीके से आएगा, हर फॉर्मूले में आप देख सकते हो। तो जब हमने ये मोलर मास निकाला विलेय का, तब हमने दो अनुमान लगाए थे। सबसे पहला कि विलयन तनु होना चाहिए एवं वह राउल्ट के नियम का पालन करना चाहिए। ये पहला नियम, कि जब भी हम अणुसंख्यक गुणधर्म से किसी भी विलेय का मोलर मास निकाल रहे हैं, अणुभार निकाल रहे हैं, मोलिकुलर वेट निकाल रहे हैं, तो उस समय हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि वह राउल्ट के नियम का पालन करे और वह डाइल्यूट हो, नंबर एक। नंबर दो, कि विलयन में विलेय का न तो वियोजन होना चाहिए और न संगुणन होना चाहिए। ये मुख्य शर्त है। दूसरी जो बात है उस पर हम ज़्यादातर ध्यान नहीं देते, लेकिन इसी कारण से ये एबनॉर्मल मोलिकुलर मास हमको मिलता है। वो है कि विलयन के अंदर जैसे ही हमने विलेय को घोला, तो वो न तो उसमें आयोनाइज्ड होना चाहिए, न तो आयनों में टूटना चाहिए, और न ही उसके दो मॉलिक्यूल मिलकर के एक मॉलिक्यूल बना लें, है ना। यानी न तो संयोजन होना चाहिए, संगुणन होना चाहिए, और न वियोजन होना चाहिए, न कॉम्बिनेशन होना चाहिए और न डिसोसिएशन होना चाहिए। क्योंकि कॉम्बिनेशन से विलयन में कणों की संख्या बढ़ जाएगी, कॉम्बिनेशन में तो घट जाएगी, और वियोजन यानी डिसोसिएशन से कणों की संख्या बढ़ जाएगी विलयन में, है ना। और कणों की संख्या अगर बदल जाएगी तो मोलर मास तो बदलना ही है। जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो मोलर मास हमको मिलेगा नहीं। तो ये बात बहुत ध्यान देने योग्य है। यानी कि हमने जो भी कैलकुलेशन लगाई अणुसंख्यक गुणधर्म और मोलर मास में, उसमें विलेय के अणुओं की आणविक अवस्था विलयन में अपरिवर्तित रहती है, तो विलयन में विलेय के कुल अणु या कणों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे विलयनों के लिए विलेय का अणुभार वास्तविक अणुभार कहलाता है। अगर न संयोजन होता है या संगुणन होता है, न कॉम्बिनेशन होता है, न वियोजन होता है, डिसोसिएशन होता है, और विलयन तनु है और वो राउल्ट के नियम का पालन करता है, इन दोनों, ये सारी शर्तें अगर लागू होती हैं, तो हमको जो अणुभार मिलेगा वो वास्तविक होगा। हमको कैलकुलेशन से जो मिलेगा, है ना, वही प्रायोगिक मान भी हमको प्राप्त होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर संगुणन या वियोजन होता है तो हमको वो अणुभार नहीं मिलेगा। प्रायोगिक मान और सैद्धांतिक मान दोनों अलग अलग मिलेंगे, है ना। और इसी को कहते हैं हम एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। ठीक है। तो लिखा है यहाँ पर, तनु विलयन में विलेय के कणों का वियोजन या संगुणन हो तो विलयन में विलेय के कुल अणुओं की संख्या या कणों की संख्या परिवर्तित हो जाती है। ऐसी स्थिति में
विलय का अणुभार उसके वास्तविक अणुभार से भिन्न प्राप्त होता है। अगर संगुणन या वियोजन होता है, संगुणन में क्या होगा, कॉम्बिनेशन में क्या होगा, दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल मिलकर के एक अणु बनाएंगे। तो माना कि पहले 3 अणु थे, त्रिलक बनाया, ट्राइमर बनाया, तो पहले 3 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने थे, 3। और जब जैसे हमने उसको विलय को विलायक में घोला तो वो तीनों मिलकर के एक बना रहे थे, कितने हो गए, 1। तो अणुओं की संख्या में कमी हो गई, कणों की संख्या में कमी हो गई। इसी प्रकार से वियोजन में पहले वो आयनिक यौगिक के रूप में 1 था, माना कि वो उसको जैसे हमने उसको जल में घोला या किसी विलायक में घोला और वो आयनों में टूट गया, माना कि 2 आयनों में टूटा, तो 1 के कितने हुए, पहले कुल कणों की संख्या 1 थी, अब जो आयनों में टूट गई तो कितने हो गई, 2 हो गई, बढ़ गई ना। तो कहने का मतलब संगुणन या वियोजन से क्या होता है, विलयन में कणों की संख्या बदल जाती है, और कणों की संख्या बदल जाएगी तो हमको जो मान प्राप्त होंगे वो भी अब वास्तविक अणुभार, हमको जो अणुभार प्राप्त होगा वो वास्तविक अणुभार नहीं होगा। अब जो अणुभार प्राप्त होगा हमको वो वास्तविक अणुभार से भिन्न प्राप्त होगा। और ये जो भिन्न वास्तविक अणुभार से जो अलग अणुभार हमको मिलता है, मोलर मास मिलता है, उसी को हम कहते हैं एबनॉर्मल मोलिकुलर मास या असामान्य मोलर द्रव्यमान। तो इन शॉर्ट में आप असामान्य मोलर द्रव्यमान या एबनॉर्मल मोलिकुलर मास की परिभाषा समझ गए होंगे कि तनु विलयन के अंदर जब विलय के कणों का विलयन में वियोजन या संगुणन होता है तो विलयन में उपस्थित विलय के कुल कणों की संख्या में परिवर्तन आ जाता है ना, वो बदल जाती है। ऐसी स्थिति में विलय का अणुभार जो हमको प्राप्त होता है वो उसके वास्तविक अणुभार से भिन्न प्राप्त होता है, और ये जो भिन्न प्राप्त हुआ अणुभार है वही क्या कहलाता है, असामान्य अणुभार या असामान्य मोलिकुलर मास, मोलर द्रव्यमान। तो आपको परिभाषा तो समझ में आ गई। अब अपन आगे चलते हैं, देखते हैं कि वियोजन में क्या होता है और संगुणन में क्या होता है, थोड़ा विस्तार से देखते हैं ना, एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं और अच्छे से देखेंगे। देखिए सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं डिसोसिएशन यानी वियोजन का। तो वियोजन में हमने क्या किया, आयनिक पदार्थ को किसी भी आयनिक पदार्थ को जल में घोलने पर वह धनायन एवं ऋणायन में वियोजित हो जाता है। तो हम जानते हैं 11वीं में पढ़ रखा है हमने। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया, एक आयनिक पदार्थ लिया हमने, कैल्शियम क्लोराइड। क्या लिया, कैल्शियम क्लोराइड, है ना। इसका 1 मोल लिया। क्या लिया, 1 मोल। मोल जानते हो आप, 1 मोल यानी इसके कितने, ये क्या है आयनिक फॉर्म में, इसके आयनिक पदार्थ के रूप में है ना, आणविक फॉर्म में अभी CaCl2। तो कैल्शियम क्लोराइड के यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.02 × 10⁻23, 6.02 × 10⁻23 अवोगाद्रो संख्या का मान आप जानते हो। तो 1 मोल कणों की संख्या कितनी हो गई, 1 मोल में कितने होते हैं, 6.02 × 10⁻23। तो कैल्शियम क्लोराइड को जैसे ही हमने जल में घोला, यहाँ पर वाटर लिखना पड़ेगा, ऊपर तीर के निशान के ऊपर आप नोट्स में जल लिख देना, है ना। तो कैल्शियम आयन और ये क्लोराइड आयन, है ना। अब मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया, यहाँ पर ये गलत लिख दिया है सर, सीधी सी बात है। CaCl2 ऊपर लिख देना है H2O, ये हो जाए कैल्शियम +2 प्लस 2Cl माइनस 2Cl माइनस। तो ये 1 मोल इसका हो गया, 2 मोल इसके, वो टोटल कितने हो गए, 3 मोल हो गए। ठीक है, टोटल कितने हो गए, 3 मोल हो गए। यानी ये मैंने नोट्स में गलत लिख दिया, थोड़ा आप ध्यान रखें, ये रॉन्ग है। ठीक है, इसको संतुलित करने के यहाँ 2Cl माइनस आएगा और 1 + 2 कितने हो जाएंगे, टोटल 3 हो जाएंगे, ये 2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 3 मोल हो जाएंगे। यानी अब कणों की संख्या कितनी हो जाएगी, पहले कितनी थी, 1 मोल, यानी 1 × 6.02 × 10⁻23। अब कुल कण कितने हो जाएंगे, 3 × 6.02 × 10⁻23, यानी 3 गुना हो गई, है ना। तो कणों की संख्या क्या हो गई, 3 गुना हो गई, यानी बढ़ गई। कणों की संख्या बढ़ने के कारण अणुसंख्यक गुणधर्म का मान बढ़ जाता है। कभी भी ध्यान रखिए, कणों की संख्या बढ़ेगी तो अणुसंख्यक गुणधर्म का मान बढ़ जाएगा। अब कैसे कह सकते हैं हम ऐसा, अणुसंख्यक गुणधर्म का मान
बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा? कौन कौन से गुणधर्म बढ़ेंगे? सबसे पहले वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन बढ़ जाएगा। फिर क्या बढ़ेगा? फिर बढ़ेगा आपका क्वथनांक में उन्नयन बढ़ जाएगा। ठीक है, हिमांक में अवनमन यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वो भी बढ़ जाएगा। हिमांक में अवनमन बढ़ जाएगा यानी अब और कम हो जाएगा, हिमांक और कम हो जाएगा, है ना। और लास्ट में परासरण दाब भी बढ़ जाएगा। तो आप समझ रहे हो मेरी बात? कणों की संख्या बढ़ने से ये फर्क पड़ता है कि हम जो अंदाजा लगा रहे थे उस अंदाजे से भिन्न प्राप्त होगा और हमको अणुसंख्यक गुणधर्म n गुना प्राप्त होंगे। जितने आयनों में वो अंदर बदलेगा, यहाँ पर 3 आयनों में 3 गुना बढ़ रहा है तो अणुसंख्यक गुणधर्म भी 3 गुना बढ़ जाएंगे, है ना। ये फर्क पड़ेगा। तो ये ध्यान रखिए, कणों की संख्या बढ़ने के कारण अणुसंख्यक गुणधर्म का मान बढ़ जाता है, लेकिन मोलर द्रव्यमान का मान कम हो जाता है। आप कहोगे मोलर द्रव्यमान का मान कम क्यों होता है? तो सीधी सी बात है कि अणुसंख्यक गुणधर्म जो होते हैं, है ना, अणुसंख्यक गुणधर्म रिवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। ये ध्यान रखिए, अणुसंख्यक गुणधर्म अगर बढ़ेंगे तो मोलर मास कम होगा, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती होते हैं एक दूसरे के। आप किसी का भी सूत्र देख लो, आप क्वथनांक के उन्नयन का देख लो, हिमांक के अवनमन का देख लो, आपको हमेशा रिवर्सली प्रोपोर्शनल मिलेगा। आप सूत्र से आसानी से देख सकते हैं, है ना। सीधी सी बात है। पाई का देख लो, पाई बराबर CRT, सी की जगह रख दिया मैंने, N/V, है ना। तो क्या हो जाएगा? N जाएगा WB/MB इंटू RT/V। तो MB नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ? तो पाई इज रिवर्सली प्रोपोर्शनल टू MB, हुआ कि नहीं हुआ? हुआ रिवर्सली प्रोपोर्शनल टू, है ना। सूत्र से पता चल रहा है। तो आप देखोगे कि जैसे परासरण दाब है वैसे ही अन्य अणुसंख्यक गुणधर्म भी व्युत्क्रमानुपाती होते हैं मोलर मास के। तो ये आपको पता लग गया, ठीक। तो क्या पता लगा आपको? डिसोसिएशन से किसी भी आयनिक पदार्थ को जब हम जल में घोलते हैं तो कणों की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि वो आयन में बदल जाता है। कणों की संख्या बढ़ जाती है, कणों की संख्या बढ़ जाती है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बढ़ जाएंगी, अणुसंख्यक गुणधर्म बढ़ जाएंगे, लेकिन मोलर मास, अणुभार कम हो जाएगा। सीधी सी बात है। पहले CaCl2 था, वो टूट गया तो अणुभार कम होना ही है। Ca अलग हो गया, Cl अलग हो गया, तो अणुभार तो कम ही होगा ना, है ना। तो नॉर्मल लॉजिक लगाओगे तो भी पता लग जाएगा। चलो आगे चलते हैं। अगर संगुणन होता है, कॉम्बिनेशन होता है, तो क्या होगा? निम्न पराद्युतांक वाले अध्रुवी विलय को, जैसे बेंजीन आदि में विलय पदार्थ के कणों का संगुणन होने पर विलयन में कुल कणों की संख्या कम हो जाती है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बेंजीन में एसिटिक एसिड लो, CH3COOH, है ना। तो इसके दो अणु मिलकर के क्या बना लेते हैं? एक अणु बना लेते हैं, डाइमर बना लेते हैं, COOH। ठीक है, समझ में आएगी नहीं? तो पहले कितने थे? 2, बाद में कितने हो गए? अणु की संख्या 1 हो गई, तो कुल अणु की संख्या क्या हो गई? कम हो गई। तो कम हो गई तो अणुसंख्यक गुणधर्म भी क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। हिमांक में अवनमन कम हो जाएगा, क्वथनांक में वृद्धि भी कम हो जाएगी, परासरण दाब भी कम हो जाएगा, और वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन भी कम हो जाएगा। लेकिन मोलर मास बढ़ जाएगा। मोलर मास देखो, पहले CH3COH अकेला था, अब ये 2 मिल गए तो इसका अणुभार बढ़ जाएगा। तो अणुभार बढ़ जाएगा और अणुसंख्यक गुणधर्म कम हो जाएंगे। आप देखिए इस डायग्राम में एसिटिक अम्ल का बेंजोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल है बेंजोइक अम्ल का बेंजीन में विलयन। तो देखिए एसिटिक अम्ल के 2 अणु मिलकर के ये डाइमर बनाते हैं, एक अणु बना देते हैं। तो कैसे हुआ? CH3COOH, पहले लिखेंगे हम CH3COOH, इधर भी हम लिखेंगे CH3CO,
इनके बीच में बॉन्ड हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड, और इधर हो गया OH। ठीक है ना। तो ये दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, डाइमर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, डाइमर। इसको हिंदी में कहते हैं द्विलक। तो 2 से 1 बना, यानी कणों की संख्या में कमी आई। कणों की संख्या में कमी आई तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगी, कम होगी, लेकिन मोलर मास बढ़ेगा। बिकॉज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज रिवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। ठीक है। तो आपको कुल मिलाकर के समझ में आ गया, क्या आ गया कि अगर विलय को विलायक में मिलाने पर अगर उसका 2 कंडीशंस हैं, 3 कंडीशंस हैं, या तो संयोजन होगा, संगुणन होगा, जुड़ करके एक अणु बनाएंगे, या वियोजन होगा, डिसोसिएशन होगा, या तीसरा न तो एसोसिएशन होगा न डिसोसिएशन होगा, न जुड़ेगा न घटेगा। ठीक है ना। न तो कणों की संख्या में वृद्धि होगी, न कणों की संख्या में कमी होगी। 3 ही सिचुएशन है। तो न कमी होगी न वृद्धि होगी तो वो वास्तविक अणुभार होगा। ठीक है। अगर कणों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी तो अणुभार कम हो जाएगा, कणों की संख्या में कमी हो जाएगी तो अणुभार बढ़ जाएगा। ठीक है ना। तो ये जो छोटी मोटी चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए। अब हम देखेंगे कि ये जो असामान्य मोलर मास आया, इससे वास्तविक मोलिकुलर मास या अणुभार कैसे प्राप्त करें। तो ऐसा कोई हम गुणांक निकालें जिससे हम गुणा करके हम ओरिजिनल वैल्यू हमारी निकाल लें। तो वान टाफ नामक एक साइंटिस्ट था, उसने ये कोशिश की कि ऐसा गुणांक बनाया जाए जिससे हमको ये पता लगे कि किस स्तर तक असामान्य मोलर मास है, या इसमें वियोजन किस लेवल तक है, इसमें संगुणन किस लेवल तक है। उसके लिए उसने एक गुणांक निकाला है ना। तो वियोजन और संगुणन के कारण प्राप्त असामान्य मोलर द्रव्यमान और अणुसंख्यक गुणधर्म में परिवर्तन को स्पष्ट करने के लिए, एबनॉर्मल मोलिकुलर मास को स्पष्ट करने के लिए, और जो संयोजन और वियोजन के कारण आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बदल रही है उसको भी स्पष्ट करने के लिए वान टाफ ने गुणांक दिया जिसे कहते हैं वान टाफ गुणांक, और इसे आई से बताते हैं। किससे बताते हैं, स्मॉल आई। ठीक, स्मॉल आई। अब आई क्या होता है भाई, आई होता है, आई की परिभाषा कैसे देंगे, आई बराबर होता है अणुसंख्यक गुणधर्म का प्रेक्षित मान अपॉन अणुसंख्यक गुणधर्म का सैद्धांतिक मान। यानी आप कह सकते हो अणुसंख्यक गुणधर्म के प्रेक्षित मान और सैद्धांतिक मान के अनुपात को आई कहते हैं, वान टाफ गुणांक कहते हैं, है ना। ठीक है। इसका मतलब ये है कोई भी अणुसंख्यक गुणधर्म ले लो। हम सबसे पहले लेते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन डेल्टा पी। तो डेल्टा पी प्रेक्षित अपॉन डेल्टा पी सैद्धांतिक। प्रेक्षित मतलब क्या होता है पता है आपको, जो प्रयोगों से प्राप्त हुआ प्रैक्टिकल वैल्यू। सैद्धांतिक मतलब थ्योरेटिकल वैल्यू, हम केवल फॉर्मूले से पेन कॉपी से निकाल रहे हैं। प्रैक्टिकल वैल्यू जो हम लैब में निकाल रहे हैं, समझ रहे हो ना। तो ये हो गया डेल्टा पी प्रेक्षित अपॉन डेल्टा पी सैद्धांतिक, है ना। इसी तरह से क्वथनांक में उन्नयन, तो डेल्टा टी बी प्रैक्टिकल अपॉन डेल्टा टी बी थ्योरेटिकल। तीसरा है डेल्टा टी एफ हिमांक में अवनमन, ये भी अणुसंख्यक गुणधर्म है। डेल्टा टी एफ प्रैक्टिकल वैल्यू एंड अपॉन डेल्टा टी एफ थ्योरेटिकल वैल्यू। और लास्ट है हमारा परासरण दाब, तो पाई प्रेक्षित अपॉन पाई सैद्धांतिक। तो ये हमने 2-4 चीज़ें देखी कि आई की परिभाषा क्या और आई को किससे डिनोट करते हैं ना, है ना। दूसरी बात कि यहाँ पर 2-3 चीज़ें ध्यान रखने योग्य जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अणुसंख्यक गुणधर्म में तो प्रेक्षित ऊपर आएगा और सैद्धांतिक नीचे आएगा। ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कि अणुसंख्यक गुणधर्म अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो अगर हम आई को अणुभार में व्यक्त करें, अणुभार में व्यक्त करें तो उल्टा हो जाएगा, सैद्धांतिक ऊपर आएगा प्रेक्षित नीचे आएगा। ठीक है। तो इसमें मोलर मास थ्योरेटिकल ऊपर अपॉन मोलर मास प्रेक्षित प्रैक्टिकल नीचे, प्रैक्टिकल वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो बच्चों ध्यान रखो कि अगर आई को आप अणुसंख्यक गुणधर्म के रूप में परिभाषित कर रहे हैं तो अणुसंख्यक गुणधर्म का प्रेक्षित मान ऊपर आएगा और अणुसंख्यक गुणधर्म का सैद्धांतिक मान नीचे आएगा। ठीक है। अंश में आएगा प्रेक्षित
हर में आएगा सैद्धांतिक। लेकिन अगर आप उसी आई को मोलर मास के रूप में, अणुभार के रूप में, मोलर द्रव्यमान के रूप में व्यक्त कर रहे हैं तो सैद्धांतिक ऊपर आएगा और प्रेक्षित नीचे। बहुत कंफ्यूजन हो गया नहीं, है ना? देखो भाई, हम भी पढ़ते थे जब स्टूडेंट थे तो हम भी कंफ्यूज होते थे, और मैं तो बहुत ही कंफ्यूजिंग मैन रहा हूँ, इसलिए मुझे तो बहुत ही प्रॉब्लम आती है। इसलिए मैं हर समस्या का समाधान भी निकालता हूँ। तो आपको इस समस्या के समाधान भी मैं दूंगा आपको बहुत, और अभी देने वाला हूँ मैं। इतना इजी मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ जिससे आप इजीली बता सकते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना? देखते हैं अपन, चलो देखते हैं। तो मैंने जो सॉल्यूशन निकाला, क्योंकि मुझे बहुत कंफ्यूज होता था, मैं कभी कभी भूल जाता था, सैद्धांतिक ऊपर था, प्रेक्षित नहीं। एग्जाम में देखो, एग्जाम फिर ऐसी चीज़ है कि एग्जाम में जब हम कॉपी और पेन हमारे हाथ में होता है, कॉपी हमारे सामने होती है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। यार थ्योरेटिकल ऊपर था, यार प्रैक्टिकल नीचे था, प्रैक्टिकल ऊपर था, थ्योरेटिकल नीचे था, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना? तो मैं आपको इससे पहले कि टेक्निक बताऊं, आपको एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूं कि वियोजन के लिए आई का मान ग्रेटर देन 1 होता है और संगुणन के लिए आई इज लेस देन 1 होता है। हमेशा जब भी संगुणन होगा तो आई का मान 1 से कम होगा। यहाँ भी कन्फ्यूजन, डबल कन्फ्यूजन हो रहा है अब आपको। आई की परिभाषा में कन्फ्यूजन हो रहा है, थ्योरेटिकल ऊपर आएगा, प्रैक्टिकल नीचे आएगा। फिर कन्फ्यूजन हो रहा है कि वियोजन होने पर आई ग्रेटर देन 1 था कि लेस देन 1 था, ये भी दिक्कत आ रही है। इन दोनों दिक्कतों को दूर करने के लिए एक टेक्निक मैंने जो मेरे स्तर पर निकाली है वो आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है? लाख रुपए की चीज़ है लेकिन आपको फ्री में बता रहा हूँ। सबसे पहले आप ये मान करके चलो कि आई से ही शुरू करते हैं हम, है ना? आई को मान लो आइस, आई मीन्स आई बराबर है आइस। आइस यानी क्या होता है? आइस यानी आइस, आइस यानी बर्फ, बर्फ का टुकड़ा, है ना? तो आप ये सोचिए वियोजन का मतलब क्या होता है? डिसोसिएशन यानी टूटना। तो जब हम किसी बर्फ का टुकड़ा, ये है, इसको हमने तोड़ा तो ये एक के कितने भाग हो गए? 2, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ? कणों की संख्या में क्या हुई? कणों की संख्या में वृद्धि हुई, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो थे उनमें वृद्धि हुई। पहले बर्फ का टुकड़ा कितना था? 1 था, है ना? इसका वियोजन किया यानी इसको तोड़ा तो क्या हो गया? 2 हो गए। यानी क्या हो गया? अब कणों की संख्या कितनी हो गई? बढ़ गई, 1 से 2 हो गई। तो आई ग्रेटर देन 1 होगा हमेशा। यानी कि डिसोसिएशन में आई क्या होगा? 1 से ज़्यादा हुआ, 1 से 2 हो गए ना, तो आई ग्रेटर देन 1 होगा। समझ में आया कि नहीं? तो ये रट्टा आपने रटने की जरूरत नहीं है। चलो अब आई लेस देन 1 वाला लेते हैं हम। चलो अब क्या है? अब 2 बर्फ के टुकड़े लिए हमने, 2 आइस के टुकड़े लिए, है ना? अब हम कर रहे हैं इनका कॉम्बिनेशन, संगुणन। संगुणन का मतलब होता है इनको मिलाना। 2 बर्फ के टुकड़े मिला करके हमने क्या बनाया? 1 बर्फ का टुकड़ा बनाया, बड़ा टुकड़ा, सॉरी, ये बड़ा टुकड़ा बनाया हमने, ये वाला, है ना? तो 2 बर्फ के टुकड़ों से 1 बर्फ का टुकड़ा बनाया तो कणों की संख्या में क्या हुई? कणों की संख्या में कमी हुई। पहले 2 बर्फ के टुकड़े थे, अब 1 हो गया वो, तो इसमें हो जाएगा आई लेस देन 1। तो आपका एक कन्फ्यूज़न मैंने दूर कर दिया। कभी भी आपको याद नहीं आए कि ग्रेटर देन 1 था या लेस देन 1 था, तो सीधी सी आंख बंद कीजिए, आई फॉर आइस कल्पना कीजिए और आप सोचिए कि आपको क्वेश्चन में पूछा क्या है। अगर क्वेश्चन में आपको पूछा है कि ये डिसोसिएशन है तो उस आइस को तोड़ दीजिए। तो क्या हो गए? 1 के 2 हो गए, यानी बढ़ गए, 1 से ज़्यादा हो गए, कणों की संख्या बढ़ गई तो आई ग्रेटर देन 1 हो गया। अगर वहाँ पर पूछा है कि कॉम्बिनेशन होता है, संगुणन होता है, तो आई का मान क्या होगा? तो संगुणन आप वापस कल्पना कीजिए, 2 बर्फ के टुकड़े हैं, दोनों मिल गए, 1 बन गए, कणों की संख्या में कमी आई तो आई लेस देन 1। समझ में आ गया आपको? ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 का कंसेप्ट क्लियर? आगे चलते हैं। अब मैं आपको दूसरा कन्फ्यूज़न दूर करता हूँ कि सैद्धांतिक ऊपर आएगा या प्रेक्षित ऊपर आएगा। सपोज आप एग्जाम में भूल गए, आपको याद नहीं रहा कि कौन सा ऊपर था कौन सा नीचे था, है ना? तो अपन कल्पना करते हैं, चलो देखते हैं। अपन लेते हैं माना कि परासरण दाब या जो भी, किसी को भी ले लेते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म का प्रेक्षित मान और सैद्धांतिक मान, है ना? तो आई बराबर, चलो तो अणुसंख्यक गुणधर्म का प्रेक्षित मान माना कि पहले क्या था? 1 था। चलो 1 था, आई का मान क्या था?
1 था। ठीक है, अब क्या होता है, वियोजन होता है। माना कि हम डिसोसिएशन के निकाल रहे हैं, किसके लिए निकाल रहे हैं, ये वियोजन के लिए। वियोजन एग्जाम्पल किसका लिया था हमने, CaCl2 का। 1 के 3 हो गए थे ना, कणों की संख्या बढ़ गई थी। अच्छा, अणुसंख्यक गुणधर्म का प्रेक्षित मान क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। प्रेक्षित सैद्धांतिक मान होगा माना कि 1, तो प्रेक्षित मान कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा ना, क्योंकि कणों की संख्या बढ़ रही है तो प्रायोगिक मान तो बढ़ जाएगा। तो आई का मान कितना आ गया, आई का मान आ गया 3। क्या आई का मान 1 से अधिक है, यस अधिक है। इसका मतलब हमने जो भी अनुपात लिया वो सही लिया है। समझ रहे हो मेरी बात, देखना वापस बता रहा हूँ। अगर आपने अपन दोनों दो कल्पना करते हैं, आई बराबर है ना पाई प्रेक्षित अपॉन पाई सैद्धांतिक। ठीक है, और इधर आई लेते हैं पाई सैद्धांतिक पाई प्रेक्षित। ठीक, अब हम देखते हैं कि परासरण दाब अणुसंख्यक गुणधर्म है। ठीक है, अब हमने प्रेक्षित लिया ऊपर, और ये हम ले रहे हैं डिसोसिएशन के लिए। किसके ले रहे हैं, डिसोसिएशन के लिए। डिसोसिएशन के अंदर क्या होता है, कणों की संख्या बढ़ जाती है। कणों की संख्या बढ़ जाती है तो प्रायोगिक मान हमको ज़्यादा मिलता है। प्रायोगिक मान हमको ज़्यादा मिलता है। तो माना कि मुझे मिला 1 क्या 3, क्या मिला 3, तो ये हो गया 3/1। सैद्धांतिक तो 1 था, और ये कितना मिला था, कणों की संख्या 3 गुना हो गई, तो अणुसंख्यक गुणधर्म का मान भी क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। तो आई बराबर क्या आ गया, 3 आ गया। आई बराबर 3 आ गया, इसका मतलब आई ग्रेटर देन 1 है कि नहीं है, ग्रेटर देन 1 है। और हमने अभी पढ़ा था डिसोसिएशन के लिए आई बराबर ग्रेटर देन 1 होना, आई शुड बी ग्रेटर देन 1 होना ही चाहिए, मस्ट बी, आई मस्ट बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब आप भूल गए, आपने एग्जाम में सपोज ऐसा लिख दिया, चेक कर लो। यहाँ पर सैद्धांतिक ऊपर प्रेक्षित नीचे, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, सैद्धांतिक तो 1 आ जाएगा और प्रायोगिक मान 3 गुना है, तो आई बराबर हो जाएगा 1/3। 1/3 मतलब लेस देन 1, 1/3 मतलब आई इज लेस देन 1। लेकिन हम जानते हैं जब वियोजन होता है, डिसोसिएशन होता है, तो हमेशा आई का मान 1 से ज़्यादा होता है। इसलिए ये होगा गलत और ये होगा सही, क्योंकि इसमें आई का मान ग्रेटर देन 1 मिल रहा है, इसमें आई का मान लेस देन 1 मिल रहा है। और वियोजन में तो ग्रेटर देन 1 सही होता है, लेस देन 1 हो नहीं सकता, तो ये गलत होगा, ये सही होगा। तो हमको पता लग जाएगा कि इसमें तो प्रेक्षित ऊपर है और सैद्धांतिक नीचे है। तो आप ध्यान रखिए, टेक्निक यूज़ कीजिए, एक बार कंफर्म कीजिए। एग्ज़ाम में आपको बहुत टाइम मिलता है, बहुत ही समय मिलता है, मैथ्स के पेपर को छोड़ करके। मैथ्स में टेक्निक आपको लगानी पड़ेगी, स्पेशल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको पता लग जाएगा प्रेक्षित ऊपर या सैद्धांतिक, प्रेक्षित ऊपर आएगा और सैद्धांतिक नीचे आएगा, किसमें, अणुसंख्यक गुणधर्म में। और मॉलिक्यूलर मास में इसका उल्टा हो जाएगा, सैद्धांतिक ऊपर आएगा, प्रेक्षित नीचे आएगा। तो कुल मिलाकर के अपने को रटना नहीं है, अपने को दिमाग लगा करके चेक करना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक, अब यही हम बात करते हैं हाँ, आई की वैल्यू हमने निकाल ली। आई की वैल्यू निकालने के बाद हम देखते हैं वांठाप गुणांक और वियोजन की मात्रा में संबंध। अब हम दोनों के लिए लेंगे, पहले डिसोसिएशन के लेंगे और फिर हम कॉम्बिनेशन के लिए लेंगे। तो वियोजन की मात्रा और संगुणन की मात्रा और आई दोनों में क्या संबंध है वो हम निकाल रहे हैं। ठीक है ना। तो माना कि विलयन में कोई विलय है, उसके ए मोल घोलने पर वह एन मोल आयनों में वियोजित हो जाता है। पहले ये ए मोल थे तो वह एन मोल ए था, वो एन बी में बदल गया। यौगिक ए या आयनिक पदार्थ ए किसी ध्रुवीय विलायक में घोलने पर एन बी में बदल गया, है ना, यानी कणों की संख्या बदल गई। तो प्रारंभ में मोलों की संख्या कितनी थी 1 और यहाँ पर कितनी थी 0।
आयनन के बाद कितनी, इसकी कितनी हो गई 1 माइनस एल्फा, और इधर एन एल्फा। ठीक, तो आई का मान क्या होता है, आयनन के बाद मोलों की संख्या और आयनन अपॉन आयनन के पहले मोलों की संख्या। तो आयनन के बाद मोलों की संख्या क्या होगी, ये इनको जोड़ दो, 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा अपॉन पहले कितनी थी 1 प्लस 0 1, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा आई इंटू 1 बराबर आई, तो आई बराबर 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा लिख दिया अपन ने, 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा इक्वल टू आई। ठीक, एल्फा कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, एल्फा कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, अच्छा पहले 1 को इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा आई माइनस 1, फिर बचा क्या एल्फा, एल्फा कॉमन ले लो तो एन माइनस 1 आ गया यहाँ पर। ठीक, तो एल्फा बराबर क्या हो जाएगा, आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1, एल्फा बराबर आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। एल्फा क्या है यहाँ पर, वियोजन की मात्रा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, आई क्या है, वांटाव गुणांक, एन क्या है, एन क्या है, एन अणुओं में वो वियोजित हुआ है, तो वियोजित होने वाले अणुओं की संख्या है ना। तो वियोजन के लिए आई और एल्फा में संबंध क्या होगा, आई बराबर सॉरी एल्फा बराबर आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस। ठीक, एन का पता कैसे लगाओगे, एन का पता ऐसे लगाएंगे कि पहले कितने मॉलिक्यूल थे और बाद में कितने मॉलिक्यूल थे, उसका अनुपात वो एन है ना, कितना गुना कणों की संख्या में वृद्धि हुई वो एन है। चलो भैया आगे देखते हैं संगुणन की मात्रा। अब वियोजन का उल्टा ले रहे हैं हम, संगुणन। तो माना कि पहले एन ए अणु थे, उन्होंने आपस में मिलकर के एक अणु बना लिया एन, तो पहले मोलों की संख्या 1 थी, 0 था ये। संगुणन के बाद ये हो गई 1 माइनस एल्फा और ये हो गया एल्फा अपॉन एन, एल्फा अपॉन एन। ठीक है, इस एन एन को आप ए अपॉन एन भी लिख सकते हो ताकि यहाँ पर एल्फा अपॉन एन लिखने में सुविधा रहे। ठीक है, अब आई बराबर हम जानते हैं संगुणन के बाद मोलों की संख्या अपॉन संगुणन के पहले मोलों की संख्या। संगुणन के बाद मोलों की संख्या क्या होगा, 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा अपॉन एन, सबको जोड़ दो। संगुणन के पहले तो 1 था, तो ये आई बराबर क्या हो गया 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा अपॉन एन। एल्फा कॉमन ले लिया तो 1 अपॉन एन माइनस 1, ये 1 इधर चला गया तो आई माइनस 1 हो जाएगा। अब एल्फा का वैल्यू निकालेंगे कैसे, आई माइनस 1 में 1 अपॉन एन माइनस 1 का भाग दे देंगे, सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस एन अपॉन एन आएगा, है ना, एन लघुत्तम आ जाएगा, 1 माइनस एन, है ना, ये है एल्फा बराबर। तो एल्फा बराबर क्या हो जाएगा, एल्फा बराबर हो जाएगा, इस एन को ऊपर भी ले सकते हो, एन इंटू आई माइनस 1 इंटू 1 माइनस एन। तो इसका मतलब ये है कि वियोजन या संगुणन होने पर अणुसंख्यक गुणधर्म बदलते हैं और मोलर द्रव्यमान भी बदलता है। ठीक है, वियोजन होने पर कणों की संख्या बढ़ेगी तो अणुसंख्यक गुणधर्म बढ़ेंगे, मोलर द्रव्यमान कम होगा। संगुणन में क्या होगा, कणों की संख्या कम होगी तो अणुसंख्यक गुणधर्म कम होंगे और मोलर द्रव्यमान बढ़ेगा। तो अब आप कहोगे सर आपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन पहले के क्यों नहीं कराए, वो इसलिए नहीं कराए कि हम पहले क्वेश्चन को देखेंगे, उस क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन हो रहा है या डिसोसिएशन हो रहा है, संयोजन हो रहा है या वियोजन हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो सीधे फॉर्मूले लिख देंगे जैसे थे हमने पढ़े वैसे, और अगर संयोजन या वियोजन हो रहा है तो हम उसको उसमें आई फैक्टर जोड़ देंगे। क्या फैक्टर जोड़ देंगे, आई फैक्टर। तो अगर संगुणन या वियोजन होता है तो ये सारे सूत्र बदल जाएंगे अणुसंख्यक गुणधर्म के। सबसे पहला क्या था, वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय की मोल भिन्न के बराबर होता है, तो विलेय की मोल भिन्न को हमने तनु विलयन के लिए एन अपॉन एन कर दिया था, इसको आई से गुणा कर दिया। यहाँ क्वथनांक में उनने डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू एम था, तो उसके अंदर भी आई का गुणा कर दिया। हिमांक में अवनमन था, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम था, जहाँ स्मॉल एम मोलेलिटी बता रहा है, मोललता, यहाँ पर भी आई से गुणा कर दिया। और लास्ट में परासरण दाब का सूत्र पड़ा था, पाई बराबर सी आर टी,
इसमें भी आई से गुणा कर दिया। और आई का उपयोग कब करना है? जब उस क्वेश्चन के अंदर हम देखेंगे संगुणन हो या वियोजन हो। और ये कैसे पता लगेगा? अगर आयनिक पदार्थ है और उसको जल में घोला है तो वो अपने आयनों में टूटेगा, तो डिसोसिएशन होगा यानी वियोजन होगा। अगर कोई एसिड है जिसको हमने अध्रुवी विलायक में जैसे बेंजीन में लिया, कार्बन टेट्राक्लोराइड में लिया, कार्बन डाइसल्फाइड में लिया, तो उसके दो मॉलिक्यूल मिलकर के एक मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो ये क्या होगा? संगुणन होगा, कॉम्बिनेशन होगा, अणुओं की संख्या में कमी आएगी, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में भी कमी आएगी, लेकिन मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा। तो मुझे आशा है कि आज का टॉपिक जो असामान्य मोलर द्रव्यमान और वांट हाफ गुणांक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वांट हाफ कॉएफिशिएंट आपको समझ में आया होगा। आई क्या होता है इसकी परिभाषा पूछी जाती है। आई को परिभाषित करने के क्वेश्चन बोर्ड में आ चुके हैं। आई और संगुणन की मात्रा और वियोजन की मात्रा में संबंध के क्वेश्चन भी आ चुके हैं, और सीधे सीधे इसमें संबंध का सूत्र भी पूछते हैं एग्ज़ाम में। तो आप इनको ध्यान से पढ़िए, देखिए, है ना, समझिए। और मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, याद रखने एक और तरीका याद रखिए आप, कि अगर वियोजन की मात्रा हो तो अल्फा बराबर क्या होगा? I-1/n-1 वियोजन की मात्रा। और संगुणन की मात्रा हो तो क्या हो जाएगा? I-1/n की जगह वियोजन में क्या था? n था, इसकी जगह यहाँ लिख देना है 1/n, बस कुछ नहीं करना है, 1/n-1। तो आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो अगर वियोजन हो तो I-1/n-1, और संगुणन हो तो I-1/1/n-1। n क्या है? वियोजन में n क्या है? वियोजन में n है, माना कि मैं AlCl3 लेता हूँ, तो ये कितने आयन बनाएगा? Al3 प्लस 3Cl-। तो यहाँ पर ये एक मॉलिक्यूल कितने में टूटा? 1 + 3 कितने हो गए? 4। तो यहाँ पर n बराबर 4 हो जाएगा, यहाँ पर n बराबर 4 हो जाएगा। समझ में आया? जितने आयन में बदलेगा एक अणु, एक आयनिक पदार्थ जितने आयन में बदलेगा वो उसका n कहलाएगा, n वैल्यू कहलाएगी, ठीक है ना। दूसरा ये है कि संगुणन में जितने अणु मिलकर के एक अणु बनाएंगे, अगर 2 अणु मिलकर के एक अणु बनाएंगे तो वो हो जाएगा 1/2। 3 अणु मिलकर के एक अणु बनाएंगे तो हो जाएगा 1/3। 1/n लिखते हैं ना, वो कैसे लिखते हैं वो बता रहा हूँ। अगर 4 अणु मिलकर के एक अणु बनाएंगे तो 1/4। समझ रहे हो मेरी बात, है ना। तो जब तक हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं करेंगे, हमको और डिटेल में समझ में नहीं आएगा। अगले वीडियो में मैं केवल और केवल क्वेश्चंस कराऊंगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के, वांट हाफ कोएफिशिएंट के, और जिन सूत्रों में आई लगता है यानी वांट हाफ गुणांक का प्रयोग होता है, उनसे संबंधित सारे थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आपको कोई भी समस्या हो, गलतियां सभी से होती हैं, हो सकता है मेरे पास वीडियो की बनाने की और कोई सुविधा नहीं, और ये मैंने मेथड इसलिए लिया कि ये वीडियो इजी बन जाते हैं। भविष्य में मैं वीडियो क्लासेस भी बनाने की कोशिश करूँगा, ये एक प्रयास है। देखो, प्रयास कभी समाप्त नहीं होता, हर प्रकार का प्रयास को थोड़ा एप्रिशिएशन मिलना चाहिए। मुझे आशा है कि आप मुझे एप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको मजबूरी हो जाएगी। बहुत से बच्चे कहते हैं सर आप हमको PDF में दीजिए, PDF में दीजिए। PDF में लेके करेंगे क्या आप क्या करना चाहते हैं? PDF में लेकर के आप फटाफट, मतलब आप वीडियो सुनना नहीं चाहते, आप केवल उन नोट्स को लेकर के उतारना चाहते हैं, उससे समझ में नहीं आएगा। अगर ऐसा होता तो सब जने नोट्स लेके ही पढ़ जाते आगे, टीचर की ज़रूरत क्या है। तो आप इन सब चीज़ों के चक्कर में मत पड़िए। आपको इसमें नोट्स के साथ में समझा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिए और जो लिखा है उसको समझिए। जैसे मैंने आज बताया था, आज उसमें एक मिस्टेक थी, आयनों की संख्या वहाँ पर 2 बता रखी है ना। मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पर, तो यहाँ पर ये 2 बता रखी, ये गलत है। अब मैंने नोट्स जल्दबाजी में बनाए हैं, उसमें हो सकता है गलती हो सकती है, पढ़ाते समय मुझे ध्यान आ गया ये गलत है। तो केवल नोट्स देख करके आप कंफ्यूज होंगे और गलती भी हो सकती है, इसलिए उसको सुनिए भी। आप क्या कर रहे हैं कि आप केवल देख रहे हैं, फटाफट देख करके उतार रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं। केमिस्ट्री केवल देखो, देयर इज़ नो शॉर्टकट इन साइंस।
अगर आपको कोई कहता है मैं 5 दिन में इंग्लिश सिखाता हूँ, कि मैं 1 घंटे में अंग्रेजी बोलना सिखाता हूँ, तो वो तो पी के ही हो सकता है, वो तो बिना पिए नहीं हो सकता। आपको हकीकत में सीखनी है तो आपको समय लगेगा। आपको केमिस्ट्री सीखनी है, आपको टाइम लगेगा, है ना। कोई शॉर्टकट नहीं है इसका, आपने फटाफट फटाफट उतार लिया, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, ऐसे नहीं होता है। आपको धैर्य रखना पड़ेगा। आप जब टाइट्रेशन करेंगे प्रैक्टिकल, तब भी आपको धैर्य रखना पड़ेगा। साइंस पेशेंस का सब्जेक्ट है, पेशेंस आप में होना चाहिए। और इसीलिए मैं इस प्रकार की वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप में पेशेंस आए। आप केवल फॉर्मेलिटी कर रहे हैं या केवल उतार रहे हैं तो आपको ये समझ में बिल्कुल नहीं आएगा और पसंद भी नहीं आएगा। और ऐसे चाहिए भी नहीं मुझे बच्चे जिनमें पेशेंस नहीं हो, है ना, जो जंप अपॉन द आंसर करते हो, फटाफट आगे से आगे बिल्कुल बिना सोचे समझे कुछ भी लिखते हो, तो वो उन लोगों के लिए सब्जेक्ट है भी नहीं, है ना। दूर ही रहें वो इससे। तो आप इस थ्योरी को आसानी से पढ़िए, समझिए। कोई प्रॉब्लम हो तो इनबॉक्स में डालिए, मैं बिल्कुल आपको उत्तर देने का प्रयास करूँगा। और अगले वीडियो में अपन डिटेल में सारे क्वेश्चंस करेंगे, और मैं वादा करता हूँ आपको सारे के सारे क्वेश्चन आसानी से समझ में आएंगे। धन्यवाद।